गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत, जो कि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसका अध्ययन करेंगे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में इससे संबंधित विचार प्रतिपादित किए। इस प्रसिद्ध पुस्तक में आर्थिक विकास के सिद्धांत में उत्पादन के समान वितरण और पूंजी निर्माण हेतु लाभ की दर में वृद्धि के साथ साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं कृषि विकास को महत्व दिया। रिकार्डो का जो विकास सिद्धांत है, दूसरे अन्य सिद्धांतों की भांति ये भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। उनका यह मानना था कि भूमि की पूर्ति स्थिर रहती है और उसके साथ ही उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसमें अंतर पाया जाता है। भूमि के उत्पादन में घटते प्रतिफल या उत्पत्ति रास नियम लागू होता है। श्रम की जो मांग है वो पूंजी संचय या पूंजी संचय पर निर्भर करती है। उसके साथ साथ जो सब श्रमिक हैं उनको जीवन निर्वाह मजदूरी दी जाती है। इसके साथ ही तकनीकी ज्ञान की स्थिति दी हुई है, अर्थात और साथ ही श्रम और पूंजी जो दो उत्पादन के साधन हैं, दोनों उत्पादन में परिवर्तनशील इनपुट्स के रूप में हैं। साथ ही उन्होंने स्वतंत्र निर्बाध नीति की स्थिति को माना है, अर्थात अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र व्यापार नीति पाई जाती है। उनका ये भी मानना था कि जो पूंजी संचय है, वो जो पूंजी निर्माण है वो लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास से लगान बढ़ता है, मजदूरी दरें स्थिर रहती है, जिसके कारण लाभ की दर घटती जाती है। अर्थात उनका जो ये सिद्धांत है वो इन मान्यताओं पर आधारित है। अब हम इस सिद्धांत की जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत की जो प्रमुख बातें हैं उसमें सबसे पहले है कि जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो पूरी तरह पूंजी संचय या पूंजी निर्माण पर निर्भर करती है। रिकार्डो का मत था कि जो पूंजीपति समुदाय की बचत और इन बचतों को वह उत्पादक कार्यों में उपयोग करता है, अर्थात उनकी जो क्षमता है उस पर निर्भर करता है। इसके साथ ही वो जो उत्पादक है, जो पूंजीपति है, वो पूंजी संचय जो करता है वो उनकी बचत करने की शक्ति और बचत करने की इच्छा पर निर्भर करता है। उनका ये मानना था कि पूंजीपति वर्ग ही बचत करता है, श्रमिक और जो भूस्वामी हैं वो अधिक बचत नहीं कर सकते। इसके साथ ही जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने लाभ को बचाकर उसको उत्पादक कार्यों में प्रयोग करता है। फिर है जो लाभ की दर है, जो पूंजी निर्माण की दर है वो लाभ पर निर्भर करती है। उनका ये मानना था कि जो पूंजी संचय वो पूंजीपति के द्वारा किया जाता है, अर्थात वो निवेश के द्वारा, और जो निवेश है वो लाभ या बचतों पर निर्भर करता है। फिर उनका ये मानना था कि जो पूंजी निर्माण है वो लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात वो जो निवेश कर रहे हैं, पूंजीपति वर्ग जो पूंजी निर्माण करता है वह अपनी बचतों को उत्पादक कार्यों में निवेश करता और वहाँ करता है जहाँ पर कि उन्हें लाभ की संभावनाएं अधिक लगती है। अर्थात उनका जो उद्देश्य है वही क्या है कि लाभ को अधिकतम करना, अर्थात जो ये बचत है उनका ये मानना था कि जो भूमिपति और जो पूंजीपति है वही करते हैं और जो लाभ की दर पर निर्भर करता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो पूंजीपति का लाभ है वो कृषि उत्पादन की वृद्धि पर निर्भर करता है। उन्होंने ये कहा कि जो पूंजी निर्माण की दर है उसको बढ़ाने के लिए, अर्थात पूंजी संचय को बढ़ाने के लिए बचत में वृद्धि करना आवश्यक है, और जो बचत है वो जो बचत करने की क्षमता और बचत करने की इच्छा पर निर्भर करती। इसके साथ ही उन्होंने पूंजी निर्माण के अन्य साधन भी बताए, जैसे कर,
अर्थात उन्होंने कहा कि करों से जो पूंजीपति वो अधिकाधिक पूंजी निर्माण करते हैं लाभ उद्देश्य से, किंतु यदि उनके लाभ की कर लगा दिया जाए तो उनकी लाभ की मात्रा घट जाएगी, इसलिए वो कर का विरोध करते हैं, अर्थात कर से मुक्त कर दिया जाए, अर्थात वो प्रत्येक ऐसे कर का विरोध करते हैं जो लाभ की संभावनाओं को कम करता है, अर्थात वो मजदूरी में वृद्धि को बाध्य करता हो। उन्होंने कृषि में लगान का विरोध किया, क्योंकि लगान में वृद्धि होने से कृषि उत्पादन में कमी कर मजदूरी में वृद्धि का कारण बनती, इसलिए उन्होंने करों से, उनका मत था कि कर से मुक्ति कर दी जानी चाहिए पूंजीपति वर्ग को। इसके साथ ही उनका ये मानना था कि आर्थिक विकास के लिए मुक्त व्यापार नीति अर्थात स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार से विदेशों से सस्ते मात्रा में अनाज का या खाद्यान्न का आयात तथा जो देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके उपयोग और श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से हम उत्पादन और उसके साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी कर सकते हैं, जिससे हमारा जो पूंजी निर्माण है उससे आर्थिक विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि पूंजीपतियों के लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों को कम मजदूरी दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मजदूरी और जो लाभ है उसमें विपरीत संबंध होता है, इसीलिए रिकॉर्डो जो है वो श्रमिकों को वो ये कहते हैं कि जो श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है वो उनकी वास्तविक मजदूरी जो है वो उनकी जीवन निर्वाह के बराबर होनी ही चाहिए। इसी कारण उन्होंने लाभ की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो श्रमिकों को जो सामाजिक सुरक्षा के जो लाभ है उनका भी उन्होंने विरोध किया। अब क्या अर्थ है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जो लाभ की दर है वो लगान और मजदूरी की दर पर निर्भर करती है, और जो लाभ की दर और मजदूरी में क्या पाया जाता, विपरीत संबंध पाया जाता है। इसलिए उनका ये मानना था कि वास्तविक मजदूरी को जीवन निर्वाह व्यय है उसके बराबर ही रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं, एक है कृषि और दूसरा उद्योग। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ साथ खाद्यान्न की जो मांग में वृद्धि होती है तो उससे विस्तृत खेती और गहन कृषि इन दोनों में ही वृद्धि हो सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो कृषि है उस क्षेत्र में घटते प्रतिफल अर्थात जो हमारे पैमाने के राजमान प्रतिफल हैं उनसे या जो उत्पत्ति रास नियम है उसके कारण खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि होती है और लाभ एवं मजदूरी में वृद्धि होती है। इसके साथ ही उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के लिए बताया कि अनंततः औद्योगिक विकास की गति जो है अनंततः कृषि विकास पर निर्भर करती है। उनका ये मानना था कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में जो लाभ की दर है वो एक जैसी होती है, अर्थात उनका ये मानना था कि जो वेजेस हैं वो कॉर्न में पेड की जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने कृषि अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र बताए, कृषि एवं उद्योग। फिर उन्होंने ये कहा कि आर्थिक विकास के साथ साथ जब लगान बढ़ते हैं और मजदूरी की जो वास्तविक मजदूरी है वो स्थिर रहती, मजदूरी की जो वास्तविक मजदूरी दरें जो है वो स्थिर रहती है तो लाभ की दर घटती जाती। जैसा कि हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो ऊपर की उठती हुई जो रेखा है हमारी अर्थात LP जो है वो ये बता रही है कि आर्थिक विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था में जो अनाज है उसकी मांग बढ़ने से लगान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही जो O एक्सिस के समानांतर जो हमारी LM रेखा है वो ये मजदूरी रेखा को बता रही है और ये बताती है कि आर्थिक विकास के साथ साथ हमारी मजदूरी की जो दरें हैं वो स्थिर रहती है। फिर जो हमारी LQ रेखा है जो घटती लाभ की दर रेखा है वो ये बताती है कि जो जो आर्थिक विकास होता है त्यों त्यों लाभ की दर घटती जाती है। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि अर्थव्यवस्था में जब समाज में आर्थिक विकास होता है,
लगान बढ़ते हैं और मजदूरी की दरें जो है वो स्थिर रहती है, तब लाभ की दर घटती हुई होती है। अर्थात उनका ये मानना था कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्यान्न की मांग बढ़ती है, मजदूर अधिक मजदूरी की मांग करते हैं, किंतु जो दीर्घकाल में जो मजदूरी की दर है वो स्थिर रहती है। अर्थात मजदूरी स्थिर रहती है, किंतु जो हमारे लगान बढ़ते जा रहे हैं उनके कारण लाभ की दर घटती जाती है और पूंजी निर्माण भी घटता है, जिससे अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो रुक जाता है। उत्पत्ति क्रियाशील जो हमारे घटते प्रतिफल का नियम है या उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण जैसे जैसे कृषि भूमि पर हम अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर खेती करेंगे, तो खेती का जो विस्तार होगा उससे उत्तरोत्तर जो हमारी भूमि है उस पर यदि हम खेती करेंगे तो हमारी जो सीमांत उत्पत्ति है वो घटती जाएगी और अनंततः हमारी जो श्रम की पूर्ति है वो जीवन निर्वाह के स्तर पर स्थिर हो जाएगी। से ब्याज और जो हमारी लाभ की दर है वो गिरेगी, बचते और पूंजी संचय जो है वो हतोत्साहित होंगे, उससे अर्थव्यवस्था का विकास रुक जाएगा और जो अर्थव्यवस्था है वो एक स्थिर बिंदु पर आ जाएगी, जिसका हम रेखाचित्र के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस रेखाचित्र में हम ये देखते हैं कि जो हमारी जो ओ एक्सिस है उस पर हम श्रम की इकाइयाँ बता रहे हैं और जो ओ वाई एक्सिस पे हम उत्पादन की मात्रा या जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, जो अनाज उत्पादन है उसकी मात्रा बता रहे हैं। अभी में एक देखते हैं कि जब हमारे श्रम की मात्रा ON1 है, अर्थात जब कृषि क्षेत्र में ON श्रम की मात्रा लगाई जाती है तो हमारी जो अनाज का जो हमारा खाद्यान्न है उसका कुल उत्पादन होता है OPQN1 के बराबर। और जो हमारा कुल लगान है, अर्थात हम औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बीच का जो अंतर है उसके आधार पर हम कुल लगान की मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो जो हमारा कुल लगान है वो है कुल लगान है RPQS के बराबर और जो हमारी कुल मजदूरी है वो AN1 के बराबर है। सॉरी, हम S के पैरेलल जो नीचे की ओर लाइन आ रही है वहाँ बीच में जो एक बिंदु है वहाँ पर हमें A लिखना है। तो जो हमारी मजदूरी की दर है वो OWAN1 के बराबर होगी। तो हमारा जो कुल लाभ है वो हम कुल उत्पादन में से लगान और मजदूरी को घटा दें तो जो हमारा कुल लाभ बचेगा वो बचेगा WRSA के बराबर। किंतु अब यदि हम श्रम की मात्रा बढ़ा दें, अर्थात जब हम पहली व्यवस्था में हैं तो हमारे को लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे हमारा पूंजी निर्माण से विकास की आर्थिक विकास की दर बढ़ती। लेकिन जब हम ON2 की मात्रा अर्थात अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए जब हम श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते हैं, अर्थात हम श्रम की मात्रा ON2 कर दें तो हमारा जो अनाज का कुल उत्पादन है वो होगा OLMN2 के बराबर। हमारा कुल लगान होगा औसत और सीमांत लागत का अंतर अर्थात WLM और B के बराबर। यहाँ हम B जो पॉइंट है वो भी हम लिखना भूल गए, अर्थात W जो रेखा खींची गई है उसके पैरेलल A और B बिंदु आते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारा जो कुल लगान है वो है WLM और B के बराबर। अब हमारी कुल मजदूरी है OWBN2 के बराबर, अर्थात हमारा जो कुल लाभ है वो कुल लाभ का तात्पर्य है जिसमें से मजदूरी और लगान की को हम यदि घटा दें तो जो हमारा लाभ है वो 0 आएगा। अर्थात कुल उत्पादन OLMN2 में से यदि हम OWBN2 और WLMB इन दोनों को यदि हम घटा दें तो लाभ की मात्रा 0 हो जाती है। अर्थात एक स्थिति के बाद में
जनसंख्या के बढ़ने से जब अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए हम श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं तो कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम अर्थात घटते प्रतिफल का नियम लागू होने के कारण लगान बढ़ेगा और मजदूरी बिल में भी वृद्धि के कारण हमारे जो उत्पादन की में जो लाभ है वो घटकर शून्य रह जाता है, अर्थात जो आर्थिक विकास है वो रुक जाता है, जिसके कारण पूंजी संचय और पूंजी निर्माण भी बंद हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में जो स्थिति है वो हमारी स्थिरता या गतिहीनता की स्थिति का द्योतक होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न की मांग में वृद्धि होगी, जिससे सीमांत भूमि पर हम खेती करते हैं और या फिर जो हमारी दूसरी कृषि भूमि है उस पर हम यदि अर्थात जिसको हम कह सकते हैं गहन या विस्तृत खेती, किसी भी प्रकार की खेती की जाती है तो लगान में वृद्धि होती है। लगान में वृद्धि होने के कारण प्रारंभ में तो हमारा जो लाभ है वो बढ़ेगा, लेकिन उस लाभ में जो निवेश के लिए जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है उसमें कमी होगी, विकास दर में कमी होगी, अर्थात लाभ की मात्रा धीरे धीरे शून्य हो जाएगी और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। इसी को हम एक दूसरे और रेखा चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास होने से जब कुल उत्पादन में वृद्धि होती है और रोजगार बढ़ता है तो रोजगार में वृद्धि के कारण जो हमारा मजदूरी कोष है वो भी बढ़ता है। जनसंख्या में वृद्धि होने से खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ती है और अनाज की कीमतें और लगान बढ़ता है। लगान एवं मजदूरी से जो हमारा घटता हुआ लाभ है वो धीरे धीरे शून्य हो जाता है और इस प्रकार पूंजी निर्माण नहीं होने से या कम होने से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आर्थिक विकास जो है वो उसमें स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ओ एक्सिस पर हमने श्रम लिया है और ओ वाई एक्सिस पर हमने कुल उत्पादन लिया है। जो हमारी जो रेखा है ओ आर रेखा, उस ओ आर रेखा जो है जो ओ आर जो रेखा है वो हमारी वास्तविक मजदूरी रेखा है और ओ एस वन जो है कुल उत्पादन अर्थात कुल उत्पादन का तात्पर्य है यहाँ पर लगान जो ओ एस को बता रहा है और ओ एस वन जो है वो कुल उत्पादन, लगान, तकनीकी परिवर्तन इन सब का सूचक है। अर्थात अर्थव्यवस्था में जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो अधिक अनाज उत्पादन के लिए अधिक श्रमिकों को हम काम पे लगाते हैं, जिससे मजदूरी का जो हमारा बिल है, मजदूरी जो है वो बढ़ जाती है और कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है और लाभ हमारा क्रमशः कम होता जाता है और अनंततः क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और अर्थव्यवस्था जो है उसमें वो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास की स्थिति है वो स्थिरता की स्थिति में पहुंच जाएगी। अर्थात जो जो हम श्रमिक की संख्या बढ़ाते जाते हैं, इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि ON1, ON2, ON3, ON4, तो हमारा जो मजदूरी का बिल है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रारंभिक स्थिति में हमारा जो मजदूरी का बिल है वो W1N1, फिर W2N2, उसके जब हमारा मजदूरी बिल जो है वो W1N1 है तो जो हमारा लाभ है वो P1W1 के बराबर है। जब हम श्रमिकों की संख्या अर्थात ON2 हो जाती है तो मजदूरी का जो बिल है वो W2N2 और लाभ की मात्रा P2W2 हो जाती है। जब हम और श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हैं ON3 अर्थात मजदूरी का जो बिल है वो W3N3 और जो लाभ की मात्रा है वो कम होती जा रही है, अब P3W3 हो जाती है और ये क्रम चलता रहता है
जब तक कि अर्थव्यवस्था P4 बिंदु पर नहीं पहुंच जाती, जहां पर हमारे श्रम की मात्रा ON4 है और जो हमारा मजदूरी का बिल है, मजदूरी जो है वो W4N4 है, अर्थात यहाँ पर लाभ शून्य रह जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास स्थिरता की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कुल उत्पादन है वो उसका वितरण लगान और मजदूरी भुगतान में ही समाप्त हो जाता है, जिससे हमारा लाभ शून्य हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो पूंजीपति है वो निवेश नहीं कर पाते, और निवेश नहीं होगा तो आर्थिक विकास स्थिरता की स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार रिकार्डो का ये मानना था। रिकार्डो के सिद्धांत से हम ये पता लगा सकते हैं, रिकार्डो के सिद्धांत ये बताता है कि जो पूंजी निर्माण है, यदि वह अर्थात मजदूरी की दर बढ़ती है और लगान बढ़ते हैं, उसके परिणाम स्वरूप लगान में वृद्धि और मजदूरी बिल में वृद्धि के कारण हमारा जो लाभ है वो घट जाएगा, अर्थात पूंजी संचय बंद हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था स्थिरता की स्थिति में पहुंच जाएगी। किंतु इस सिद्धांत जो है कुछ कमियों, इस सिद्धांत की कुछ जरूरी बातें तो हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में बचत को महत्व दिया, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि को आवश्यक बताया। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के साथ साथ उन्होंने कृषि विकास पर जोर दिया और समान वितरण, उत्पादन में समान वितरण को भी आवश्यक माना। किंतु इस और साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक विकास के लिए लाभ अर्थात पूंजी निवेश जो लाभ से प्रेरित होता है उसको उन्होंने आवश्यक माना, अर्थात लाभ की दर में वृद्धि का वो समर्थन करते। किंतु ये जो सिद्धांत है ये कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। इसके साथ ही उन्होंने पूंजी निर्माण को बहुत ज़्यादा उन्होंने बल दिया, अर्थात वे मानते थे कि केवल पूंजीपति ही पूंजी संचय करता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि जो अर्थव्यवस्था में राजनीतिक या जो संस्थागत तत्व हैं उनकी उन्होंने उपेक्षा करी, जबकि ये जो फैक्टर्स हैं ये आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने एक और जो इस सिद्धांत की एक जो बात है वह ये कि उन्होंने ये माना कि विकास में अनंततः विकास में स्थिरता की अवस्था की कल्पना करी, जबकि आज के युग में ऐसी स्थिति निराधार है। उन्होंने मजदूरी को भी स्थिर और निर्वाह स्तर के बराबर माना, जो कि गलत है, क्योंकि जो श्रम संघ है वो और इसके साथ साथ जो सरकार है वो हस्तक्षेप करके हमेशा मजदूरी दर को निर्वाह के स्तर से ऊंची रहती है उनके कारण, श्रमिक संघों के और सरकारी हस्तक्षेप के कारण। इससे ये इन सब बातों से ये तो स्पष्ट है कि जो रिकार्डो का सिद्धांत है वो अपूर्ण है। अर्थात शुम्पेटर तो ये कहते हैं कि जो रिकार्डो का सिद्धांत है वो उत्पादन का नहीं वितरण का सिद्धांत है। इसके साथ ही साथ जो किंडलबर्जर है वो भी ये कहते हैं कि रिकार्डो की दिलचस्पी जो है वो विदेशी व्यापार और वितरण के सिद्धांत में थी और विकास सिद्धांत का उसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। किंतु फिर भी इन सब आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में पूंजी निर्माण, बचत में वृद्धि, लाभ की दर को ऊंचा रखने पर उन्होंने जोर दिया, बल दिया, और साथ ही उन्होंने उत्पादन के समान वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि को उन्होंने आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताया। धन्यवाद।